नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट की परीक्षा निरस्त हो चुकी है और पुनः डेट को लेकर काफ़ी तरह तरह के डेट बताए जा रहे हैं, कभी दिसंबर में, कभी जनवरी में। तो परीक्षा की तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है और परीक्षा तो एक न एक दिन होना ही है। तो हमको लगातार अपने विषय की तैयारी करते रहना चाहिए। तो उसी के लिए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए यूपी टेट 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर, जो लगातार आपकी चलेगी। तो आज ये पहला है जिसमें हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी टेट बाल विकास के पूरे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना आपका जो सिलेबस है और जो प्रश्न पत्र है, मॉडल पेपर है, वो आपका आसान होता जाएगा। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को पसंद करेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, या फिर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो दोस्तों, इस वीडियो का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, यानी डी के साथ। मानव विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, क्योंकि आप देखेंगे किसी भी मानव की या मनुष्य की बात करें तो उसकी उम्र में भी उम्र बढ़ता है, वजन बढ़ती है, उसकी लंबाई भी बढ़ती है। तो ये कहीं ना कहीं वजन उसका क्या है, मात्रात्मक है, किलो में मापा जाता है। और कहीं ना कहीं उसके भावनाओं, आदतों में, विचारों में, व्यवहारों में परिवर्तन होता है। तो ये विचार सब क्या है, ये जो है उसके भावात्मक यानी गुणात्मक पक्ष है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अगला प्रश्न है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवांशिक एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव जंतु, या फिर वातावरण एवं पालन पोषण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। प्रकृति पोषण विवाद जो है आनुवांशिक एवं वातावरण से संबंधित है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं यह बताते हैं कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों जो है मनुष्य को प्रभावित करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो होता है वातावरण। और कुछ चीज़ें जो है हमें अपने वंशानुक्रम यानी आनुवांशिकी से मिलता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, या फिर सार्वजनिक पुस्तकालय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बी के साथ। परिवार जो है एक समाजीकरण का निष्क्रिय एजेंसी है, क्योंकि परिवार में जो है बच्चे अपने आप सीखते हैं, लोगों का नकल करके देख के, वहाँ पे कोई सिखाता नहीं है। यानी परिवार का जैसा माहौल होता है, वातावरण, परिवेश होता है, बच्चे उसी प्रकार के व्यवहार को सीखते हैं, यानी उसी प्रकार के संस्कार उनको मिलते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने बुजुर्गों की नकल करते हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है? सामाजिक, जैविक, सांस्कृतिक, या फिर भाषाई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में निम्नलिखित में से पूछा गया है कि किस पहलू के, यानी कौन से पहलू की उपेक्षा, अपेक्षा नहीं कहा गया, उपेक्षा यानी इसको नहीं लिया जाता है, यानी जैविक। वाइगोत्स्की जो सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई, इन तीनों की बात करते हैं, जबकि जैविक चीज़ों की बात नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, इसको जो है वाइगोत्स्की नज़रअंदाज कर दिए हैं, इस पे ध्यान नहीं देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो हमने एग्जाम के पहले भी वीडियो बनाया था बाल विकास का, जिसमें आपको बताया था कि जिन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, इंद्रिय जनित गामक, संवेदी गामक जिसको बोलते हैं, या पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रिया। पहला होता है, ये दूसरी अवस्था होती है, और मूर्त वाला तीसरी अवस्था जिसे बाल्यावस्था बोलते हैं, और ये अमूर्त चिंतन वाला जो है आपका चौथा अवस्था होता है। तो इसमें राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ,
इसमें जो है बच्चे अपना हाथ पैर हिलाते हैं और ये जो अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष होती है। और जो मूर्त संक्रियात्मक होती है ये आपका 2 से 5 या 7 वर्ष होता है और ये 7 से 12 वर्ष होता है। और जो फोर्थ वाला डी है ये आपका 12 से 18 वर्ष, जिसे किशोरावस्था बोलते हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। जीन पियाजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता की अवधारणा जो है इसका विकास ये द्वितीय चरण में जीन पियाजे ने बताया है। और इससे क्या होता है, सहयोग की नैतिकता के चरण पर नियम पूर्णता को प्राप्त नहीं होते हैं और उन्हें स्थिति तथा आवश्यकताओं के अनुसार बदला जा सकता है। तो यह जीन पियाजे ने दिया है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहार बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि या फिर गणितीय बुद्धि। तो स्टर्नबर्ग के अनुसार जो है व्यवहारिक बुद्धि जो है अर्थ बच्चे के दिन प्रतिदिन के कार्यों को समझने की व्यवहार की क्षमता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। यानी स्टर्नबर्ग का जो बुद्धि त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक जो रूप है वो व्यवहारिक बुद्धि है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था कि विकास वृद्धि की परतों तक सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर बदलाव की एक क्रमिक श्रृंखला शामिल है? ऑप्शन है एरिक्सन, जेरसील्ड, टेलफोर्ड अनुसार पियाजे या फिर हरलाक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। यह जो कथन है, जो परिभाषा है, यह हरलाक का है कि विकास वृद्धि की परतों तक सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर बदलावों की एक क्रमिक श्रृंखला शामिल है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, अभी हमने आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया था, इसको मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गतिक, पूर्व संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो जो 2 से 7 वर्ष होता है वो पूर्व संक्रियात्मक होता है। संवेदी जो आपका होता है जन्म से 2 वर्ष होता है और औपचारिक आपका 12 से 18 यानी किशोरावस्था होता है। और मूर्त संक्रियात्मक आपका 7 से 12 वर्ष होता है, जिसे बाल्यावस्था बोलते हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न है, विकास डैश डैश से की ओर बढ़ता है? ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर या फिर जटिल से कठिन की ओर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ यानी सी के साथ। विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। यह आपने सिद्धांत भी पढ़ा होगा, सरल से कठिन की ओर, जटिल से कठिन नहीं होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ये सभी सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, जब वयस्क बच्चों से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के प्रदर्शन स्तर के प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? सहभागी अधिगम, संयोगात्मक अधिगम, समीपस्थ विकास या फिर सहयोग देना। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप जितना आसान से जितना बारीकी से पढ़ेंगे उतना ही आपका आंसर आसानी से आएगा। प्रश्न में दिया गया है कि जब वयस्क बच्चों से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के प्रदर्शन स्तर के प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, समीपस्थ विकास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है संगीतमय, अंतर्वैयक्तिक, आध्यात्मिक या फिर भाषा विषय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार
जो है अंतः व्यक्ति जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है। अगला प्रश्न है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश डैश कहलाती है। समायोजन कहलाती है, अहम केंद्रिता कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है, या फिर आत्मसात्करण कहलाता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया, यानी हम कहीं नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एडजस्टमेंट, यानी इसको एकोमोडेशन भी बोलते हैं, यानी समायोजन। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न है, विकास की डैश डैश अवस्था में एक बालक आत्म केंद्रित होता है। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर वयस्का या किशोरावस्था, जिसको वयस्क अवस्था बोलते हैं। वही चीज़ है वयस्क, यानी 18 वर्ष की उम्र हो जाती है तो वयस्क कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। शैशवावस्था में जो है बालक आत्म केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम से संबंधित कारक है। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, साथी समूह के प्रति दृष्टिकोण, भाषा, या फिर आंखों का रंग। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम से संबंधित। तो हमने आपको अभी ऊपर से बताया कुछ चीज़ें वंशानुक्रम से भी मिलती हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। आँखों का जो रंग है वह वंशानुक्रम से मिलता है। जैसे अगर किसी माँ बाप के माँ या पिता का अगर आँख भूरा है तो किसी किसी बच्चों के आँख भी भूरे होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न का उत्तर देने में लगने वाला समय, विद्यार्थी की अनुकूलन क्षमता, विद्यार्थी की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता, या फिर पियाजे संबंधी कार्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। विद्यार्थी की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है। व्यक्तिगत भिन्नता, बाल अधिकार, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, या फिर सभी बालक सभी प्रकार समान होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ कि जो व्यक्तिगत भिन्नता जो है बालक केंद्रित शिक्षा का अधिकार है, यानी सभी बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अद्वितीय है, इसका अर्थ क्या है। किसी भी दो शिक्षार्थियों की योग्यता, रुचि और प्रतिभा समान नहीं होती। शिक्षार्थियों के गुणों में समानता नहीं होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक सामान्य पाठ्यक्रम संभव नहीं है, या फिर शिक्षार्थियों की दक्षता को विकसित करना असंभव है। तो प्रश्न में पूछा गया है, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अद्वितीय है, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि किसी भी दो शिक्षार्थियों की योग्यता, रुचि और प्रतिभा समान नहीं होती है। जैसा कि आपने अभी ऊपर पढ़ा है व्यक्तिगत भिन्नता, यानी सभी की रुचियाँ अलग अलग, प्रतिभा भी अलग अलग होती है, योग्यता भी अलग अलग हो सकती हैं, समान नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं भिन्नता पाई जा सकती है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की का विश्वास था कि विकास से पहले, यानी किसका विकास से पहले होता है डैश डैश। तो यहाँ पे क्या रहेगा, योजना, समाज, संवेग, या फिर अधिगम। तो वाइगोत्स्की ने आपने चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था, और वाइगोत्स्की जो है हमारे समाज, लगभग समाज के सिद्धांत से थे, और संवेगिक जो दिए थे, संवेग वाला वो पियाजे दिए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। वाइगोत्स्की का विश्वास था कि समाज विकास से पहले होता है, यानी सामाजिक जो सिद्धांत दिया था वो वाइगोत्स्की ने, संवेगात्मक विकास दिया था पियाजे ने। तो ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है।
अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। ये इंद्रिय गामक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है उस पे यह प्रश्न पूछा गया है। विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो इस प्रश्न में आप ध्यान देंगे कि सामाजिक मुद्दों से सरोकार बच्चा नहीं होता है, वो बाल्यावस्था में होता है, यानी जन्म से 2 वर्ष। विकल्पों का निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता भी उसमें नहीं होती है। तार्किक रूप से समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, वह जो है किशोरावस्था में ही कर पाते हैं अपनी समस्या का समाधान। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। शैशवावस्था में बच्चे जो है अपने परिवार से अनुकरण करके सीखते हैं, स्मृति और मानसिक निरूपण, यानी वो अपने मन में ही सोचते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते हैं, हाथ पैर ही हिला पाते हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। आपको बाल विकास या पेडागोजी में कहीं भी अगर केवल शब्द आता है तो ये निगेटिव टैग वर्ड है, इसको आप हमेशा के लिए क्रॉस कर दीजिएगा। जहाँ भी निगेटिव टैग है, अगर प्रश्न में सकारात्मक बात पूछी गई है, सकारात्मक प्रश्न पूछा गया है और उसमें केवल मात्र ही, तो उस ऑप्शन को आप पहले काट सकते हैं बेहिचक। 99% ये सही होता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का जो है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या फिर नैतिक विकास के चरण। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, नैतिक विकास के चरण को जो है कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है? अनुशासित कक्षा पर, उचित समय में गतिविधियों के पूरा होने पर, सभी छात्रों द्वारा सक्रिय भागीदारी पर या फिर गतिविधियों के पूरा होने के बाद परीक्षा लेने पर। तो जो भी आपको थोड़ा निगेटिव आप में ऑप्शन दिखेंगे आप पहले इसको क्रॉस कर देंगे। गतिविधियों के पूरा होने के बाद परीक्षा लेने पर, यानी इस पर बल नहीं देता है। उचित समय में गतिविधियों को पूरा करने, इस पर भी नहीं बल देता है। अनुशासित कक्षा पर भी बल नहीं देता है। जबकि गतिविधि आधारित शिक्षण जो है सभी छात्रों द्वारा सक्रिय भागीदारी पर बल देता है, यानी छात्र सक्रिय होंगे तभी जो है अधिगम कार्य सुचारू रूप से हो पाएगा। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी, संगीतमय, भाषाई, स्थानिक या फिर शारीरिक गतिबोधक। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अध्यापक ने जो राघव को अपनी कक्षा में कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा है, तो वह क्या है? कहीं ना कहीं वह बच्चा संगीतमय है, यानी राघव यानी बच्चे में संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी, क्योंकि वह अपने आप तैयार किया है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? अध्यापक पर केंद्रित, समाजीकरण पर केंद्रित, मापन पर केंद्रित या फिर कार्य प्रदर्शन पर केंद्रित। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है समाजीकरण पर केंद्रित है। सतत मिस होता है लगातार, व्यापक मिस जिसका क्षेत्र बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, आत्म केंद्रितता संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होती है? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो आत्म केंद्रित जब भी पूछा जाए तो आप याद रखेंगे उसको बाल्यावस्था कहते हैं, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपके 2 से 7 वर्ष होती है। यह जीन पियाजे द्वारा दी गई है। 4 अवस्थाएं बार बार यहाँ पे दोहराई जा रही हैं, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक, जिसे हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं अवस्थाओं के पियाजे ने संवेगों के आधार पर बांटा है।
तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। आत्म केंद्रितता संज्ञानात्मक विकास की अवस्था होती है जो 2 से 7 वर्ष होती है। ये भी आप याद रखेंगे, इसको पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था बोलते हैं। अगला प्रश्न है डैश डैश बुद्धि ज्ञान में पूर्व अधिगम और अनुभवों से प्राप्त होता है। तो कौन सी बुद्धि में? तरल बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, मानव बुद्धि या फिर क्रिस्टलीकृत बुद्धि? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्रिस्टलीकृत बुद्धि में जो है ज्ञान पूर्व अधिगम और अनुभवों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है विकास की डैश डैश अवस्था में एक बालक आत्म केंद्रित होता है। तो एक तरह से ये आत्म केंद्रित यहाँ पे भी आया है। और आत्म केंद्रितता संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में? पूर्व संज्ञानात्मक, प्रारंभिक बाल्यकाल, किशोरावस्था या वयस्क अवस्था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। विकास की शैशवावस्था जो बाल्यावस्था के प्रारंभिक काल होती है लगभग, यानी शैशवावस्था की अंतिम और बाल्यावस्था की प्रारंभिक, यानी एक तरह से 5 से 6 वर्ष की अवस्था में होता है जो बच्चा आत्म केंद्रित होता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न है नाचना, लिखना, ड्राइविंग आदि कुछ उदाहरण हैं शारीरिक विकास के, गतिक विकास के, सामाजिक विकास के या फिर भावनात्मक विकास के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नाचने पे भी क्या होता है? गति होता है। लिखने में भी हाथ से गति होती है। और ड्राइविंग में भी क्या होती है? गति होती है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नाचना, लिखना, ड्राइविंग आदि ये गतिक विकास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है और आखिरी इस वीडियो का प्रश्न है एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि ऑप्शन दिया गया अध्यापिका की मनोदशा, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार या फिर बच्चे के निष्पादन का स्तर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है, किस बात पर? यानी बच्चे के निष्पादन के स्तर को जो है, बच्चे के निष्पादन के स्तर पे जो है यह निर्भर करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा बाल विकास के पूरे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और इसी तरह के हम वीडियो आपको आगे भी लाते रहेंगे और लगातार इस प्रैक्टिस सेट को हम आगे बढ़ाएंगे। जितना आप सहयोग देंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।